Good morning, students. Welcome again to the sociology class, continuing with the same chapter, chapter number 4, Change and Development in Rural Society. In our previous classes, in this chapter, we have discussed about the rural society of India. That India is a land of villages, है ना? And our economy depend on the agriculture, and the festivals like Pongal, Sankranti and Baisakhi all are the harvest festival. हमने पहले इस चैप्टर में पढ़ लिया है ना. And about the agrarian structure which is depend on the land holdings and the type of land holdings like large landers, medium landers and landless जो land owners हैं, and the tenants and the position of women in the rural society, क्योंकि उनके पास कोई लैंड नहीं होता उनकी, है ना. जो वुमन है इन रूरल एरिया they don't have any land, है ना. and the caste and class struggle in the rural areas. तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर में, है ना. and in our last class we are discussing about the green revolution, है ना, which was started in 1960s and 70s in India and had a drastic change in the agriculture production and economy also, है ना, and its advantage and disadvantage. And today we will continue it, है ना. Following the first phase of the green revolution, the second phase is currently being introduced in the dry and semi-arid regions of India. तो हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति कहते हैं ना इसको हिंदी में, ग्रीन रेवोल्यूशन को हम फॉलो फर्स्ट फेज में हम ग्रीन रेवोल्यूशन को फॉलो कर रहे थे, और सेकंड फेज में क्या हुआ, इसे करंटली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कहाँ, ड्राइड और सेमी ड्राइड रीजन्स में, लाइक महाराष्ट्र, लाइक जो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, इनके क्षेत्रों में इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना. इन दीज एरियाज देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फ्रॉम ड्राई टू वेट कल्टीवेशन. क्या किया जा रहा है इसमें, जो कुछ एरियाज हैं जहाँ पर ड्राई कल्टीवेशन को वेट कल्टीवेशन में शिफ्ट किया जा रहा है ना, अलोंग विथ चेंजेस इन द क्रॉपिंग पैटर्न एंड टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन. और इसके साथ कौन से चेंजेस किए जा रहे हैं कि चेंज इन द क्रॉपिंग पैटर्न में, और टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, और जो टाइप वहाँ पे जो मतलब पहले से जो क्रॉप ग्रो होती आ रही थी उसके टाइप में चेंज किया जा रहा है ना, और जो क्रॉपिंग का जो पैटर्न है उसको चेंज करते हुए जो ड्राई वेट को जो ड्राई है वो कल्टीवेशन उसको वेट कल्टीवेशन में बदला जा रहा है. Increasing commercialization and dependence on the market in these areas has been increased rather than reduce livelihood insecurity. और बढ़ते हुए कमर्शलाइजेशन और मार्केट पे डिपेंडेंसी ने जो यहाँ के जो कह सकते हैं कि किसान थे, फार्मर्स थे, उनकी जो लाइवलीहुड की जो इनसिक्योरिटीज थी उनको बढ़ाया है, ना कि कम किया है ना. जैसे कि एक ही तरीके की फसल पर डिपेंड हो जाना, है ना, तो उसमें क्या रहता है कि अगर कोई एक ही तरीके की फसल पे जो वो होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो डिपेंड हैं, तो अगर वो अच्छी होती है ना, तो उनको अच्छी इनकम होती है, लेकिन अगर वो फसल अच्छी नहीं होती है ना, तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना. जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, फॉर इंस्टेंस वेयर कॉटन कल्टीवेशन हैज बीन प्रमोटेड. इन एरियाज में जो कॉटन की कल्टीवेशन है उसको प्रमोटेड किया गया है ना, लेकिन अगर जो कॉटन की जो कल्टीवेशन अगर वो अच्छी हुई तो उनको फायदा होगा, लेकिन अगर वो अच्छी नहीं होती है तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है ना, उनको प्रॉब्लम होती है उनके साथ. फिर कि अगर देखो जैसे शुगर केन एक पर्टिकुलर एरिया में शुगर केन को ही उगाया जा रहा है ना, तो अगर शुगर केन के प्राइस अगर गिरते हैं तो उनकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है फार्मर्स की वो तो खराब हो जाएगी ना. तो ये प्रॉब्लम उनके साथ क्रिएट हुई इन एरियाज में. एज फार्मर्स हु वंस ग्रू फूड फॉर कंजम्पशन नाउ डिपेंड ऑन द मार्केट फॉर द इनकम्स. वो किसान जो कि पहले जो
अपनी क्रॉप ग्रो करते थे वो अपने खाने मतलब अपने लिए ही करते थे, अपने फूड कंजम्पशन के लिए करते थे। लेकिन अब वो इनकम के लिए किस पे डिपेंड हो गए? मार्केट पर डिपेंड हो गए। क्यों? क्योंकि उनको वो पर्टिकुलर एरिया में वही जो क्रॉप है वही ग्रो करनी है ना। जो ये ग्रीन रेवोल्यूशन था उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी उसने इन पर्टिकुलर रीजन में यही क्रॉप, जैसे यहाँ पे दिया हुआ कॉटन कल्टीवेशन, यही करनी है। तो जो लोग जो फार्मर थे वो अपने लिए अपने फूड कंजम्पशन के लिए जो फसल उगाते थे, अब क्या हुआ? वो नहीं उगा सकते, वो उनको भी वही पैटर्न यूज करना है। तो फिर क्या है कि वो मार्केट जो थी उस पर डिपेंड हो गए अपनी इनकम के लिए कि भाई जब मार्केट से हमें इनकम होगी तो भी जो भी कुछ उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ठीक होगी, है ना। In the market-oriented cultivation, especially where a single crop is grown, a fall in price or a bad crop can spell financial ruin for farmers. अभी जो मैंने बताया आपको कि एक ही तरह की फसल उगाने का जो उससे जो प्रॉब्लम्स थी उसके है ना, उसके जो डिसएडवांटेज थे वो ये थे कि अगर उसकी प्राइसेस फॉल होते हैं है ना, या फिर बैड क्रॉप होती है तो उसकी वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है फार्मर्स की वो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है ना। इन मोस्ट ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज, और ज्यादातर जो ग्रीन रेवोल्यूशन एरियाज थे वो इसी तरीके से थे। फार्मर्स हैव स्विच्ड फ्रॉम अ मल्टी क्रॉप सिस्टम। जो फार्मर्स थे वो मल्टी क्रॉप सिस्टम के अकॉर्डिंग चलते थे, है ना। जो उनको एक जो हमारा जो कंट्री है ना इंडिया, देखो उसमें क्या है वो है ही वहाँ पे कृषि जो खेती है, जो कह सकते हैं एग्रीकल्चर है, वो पर बहुत सालों से होती आ रही है ना, लोगों के लिए नया नहीं है। तो वो बहुत दिनों से मल्टी क्रॉप सिस्टम जो है वो उनका वही चला रहा था। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहा कि हम साइंटिफिक आइडियाज लेकर आए हैं, हम हाइब्रिड बीज जो हैं वो लेकर आए हैं, सीड्स लेकर आए हैं, तो उनकी वजह से जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम जो था फार्मर्स का उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है, विच अलाउड देम अ स्प्रेड रिस्क। और जो वो उनका मल्टी क्रॉप सिस्टम था वो उनको मतलब कोई रिस्क हो जाता था तो उसमें निपटने में हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल होता था कि अगर कोई एक क्रॉप अच्छी नहीं हुई तो वो दूसरी क्रॉप पर डिपेंड करते थे, है ना। लेकिन जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया उसमें क्या, वो एक ही आपको क्रॉप पर्टिकुलर एरिया में एक ही क्रॉप को ग्रो करना है, तो इसके लिए उनको प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी जो फार्मर्स थे। टू अ मोनोक्रॉप रिजाइम विच मीन्स दैट देयर इज नथिंग टू फॉल बैक ऑन द केस ऑफ क्रॉप फेलियर। तो ये जो कह सकते हैं कि मोनोक्रॉप रीजन जो कि एक ही फसल सब जगह पे उस पर्टिकुलर रीजन में जो एक ही तरह की वो क्रॉप है उसी को ग्रो करना है। तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर जो किसान थे, जो फार्मर्स थे, उनके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं था, है ना। अगर कोई उनकी क्रॉप फेलियर हो जाती है, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उससे खराब हो जाती है या कुछ भी है ना, रीजन कोई भी हो, तो उनके पास फॉल बैक करने के लिए कुछ नहीं होता था, है ना। कि जो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो खराब हो जाती थी और उनके पास बैकअप का कोई प्लान नहीं होता था, है ना। अनदर नेगेटिव आउटकम ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन स्ट्रेटजी वाज द वर्सिंग ऑफ द रीजनल इक्वालिटीज। और दूसरा जो निगेटिव आउटकम था ग्रीन रेवोल्यूशन का वो क्या था, वो था जो रीजनल इनक्वालिटीज थी लोगों में, है ना। लोगों में भी कह सकते हैं और रीजनल इनक्वालिटीज रीजन वाइज भी कह सकते हैं कि कुछ जो रीजन थे वो जो बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, लेकिन कुछ रीजन ऐसे थे जो कम डेवलप हुए, है ना। जैसे कि द एरियाज दैट अंडरवेंट दिस टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बिकम मोर डेवलप्ड। जो इसके थ्रू चले ग्रीन रेवोल्यूशन जहाँ पे ज्यादा किया गया वहाँ पे के जो एरिया थे वो कैसे हुए, मोर डेवलप्ड ज्यादा, वाइल अदर एरियाज स्टैग्नेटेड। यानी कि जो यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन के इम्पैक्ट में आए वो एरिया तो ज्यादा डेवलप हो गए और दूसरे एरिया वो इतने डेवलप नहीं हो पाए। फॉर इंस्टेंस द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज प्रमोटेड मोर इन द वेस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्जाम्पल के लिए देखो यहाँ दिया हुआ है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो प्रमोटेड कहाँ पर ज्यादा हुआ, वेस्ट एरियाज में, जो वेस्टर्न एरियाज थे कंट्री के और साउथर्न एरियाज जो थे कंट्री के, वहां पर ज्यादा डेवलप हुआ। तो वो एरियाज जो है वो ज्यादा डेवलप
डेवलप्ड हैं, लाइक पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। आप देख सकते हो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी ज़्यादा डेवलप्ड है। अगर आप ईस्ट यूपी, हम लोग जैसे यूपी में रहते हैं, तो देखोगे आप जो वेस्टर्न यूपी यानी कि जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, है ना, वो तो गोल्डन बाउल है उसका, कह सकते हो कि आपके जो यूपी, जो आपका प्रदेश है, उसका गोल्डन बाउल है जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं। और जो आप ईस्ट यूपी में की तरफ देखेंगे ना, अगर उधर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत वाकई में ही कि अनडेवलप्ड एरियाज हैं, बहुत सारे दूर दूर तक आपको बहुत सारी चीज, बस मतलब दूर दूर तक आपको कोई रेस्टोरेंट वगैरह ऐसी भी चीजें नहीं नजर आएंगी। बहुत दूर तक पैदल ही चलोगे तो भी कोई आपको देखने को ये सब चीजें नहीं मिलेंगी, है ना। तो वो एरियाज बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड, कुछ एरिया तो बहुत ही ज्यादा अनडेवलप्ड है ना। तो देन इन द ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री, हाँ, जो ये हमारे जो वेस्टर्न पार्ट है ना, वो तो ज्यादा डेवलप्ड हो गए, जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी। और जो ईस्टर्न पार्ट है वो कम डेवलप्ड रह गए, है ना। एज अ रिजल्ट वी फाइंड एग्रीकल्चर इन स्टेट्स सच एज बिहार एंड ईस्टर्न यूपी एंड इन ड्राई रीजन सच एज तेलंगाना। और जो कौन से एरियाज हैं जो कम डेवलप्ड थे, वो जैसे कि बिहार है, ईस्टर्न यूपी जो मैंने अभी आपको बताया वाकई में कम डेवलप्ड है, मैंने देखा हुआ है ना। और ड्राई रीजन सच एज तेलंगाना और तेलंगाना, ये सारे जो आप एरियाज हैं ये डेवलप्ड कम है। अब बिहार में के तो आप ये देख सकते हो कि ज्यादातर लोग यहाँ पे वर्क करने के लिए आते हैं। ईस्टर्न यूपी, सॉरी, वेस्टर्न यूपी में बहुत लोग बिहार से यहाँ पे वर्क करने आते हैं, दिल्ली में जॉब करने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां पर जो कह सकते हैं वहां पे डेवलपमेंट बहुत कम है ना। टू बी रिलेटिवली अनडेवलप्ड, ये जो सारे एरियाज हैं ये अनडेवलप्ड है ना, इन कंपैरिजन ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, या फिर कह सकते हैं वेस्टर्न और साउथर्न पार्ट के अकॉर्डिंग। These are also the reasons that continue to have an entrenched feudal agrarian structure. और यही वो रीजंस हैं जहां अभी तक फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर चल रहा है। फ्यूडल एग्रेरियन स्ट्रक्चर यानी कि जो सामंतवादी जो तरीके हैं वो वहां पे चल रहे हैं अब भी, जो अनडेवलप्ड एरियाज है ना, इन विच द लैंडेड कास्ट एंड landlord maintains power over the lower caste, landless workers and small cultivators। और इसका जो फीडल सोसाइटी का क्या मीन्स हुआ, जो वहाँ पे कुछ रीजंस अब भी ऐसे हैं जहाँ पे जो लैंडलॉर्ड हैं वो अपनी पावर को मेंटेन रखते हैं, और लोअर कास्ट, लैंडलेस वर्कर्स और स्मॉल कल्टिवेटर्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, है ना, उनके साथ भेदभाव करते हैं। द शार्प कास्ट एंड क्लास इनइक्वालिटीज, कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज ऐसे रीजन्स में जहाँ जो कि अनडेवलप्ड हैं, एग्रीकल्चर को लेकर बहुत ज्यादा होती हैं, है ना। टुगेदर विच एक्सप्लॉइटेटिव लेबर रिलेशंस, इनके बीच कैसी हैं, जो कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज हैं, इनके बीच जो लेबर रिलेशंस है वो हैं कि यानी कि जो लेबर्स है, जो लैंडलेस वर्कर्स हैं, उनको एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है ना। इन दीज रीजंस हैव गिवन राइज टू वेरियस काइंड्स ऑफ वायलेंस इन रिसेंट ईयर्स। और इन रीजंस में जो वायलेंस होती है ना, जो किसान ऐसे होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता, उनको लेकर वायलेंस होती है ना, जो या फिर कह सकते हैं जो कास्ट से रिलेटेड वायलेंस इन एरियाज में ज्यादा होती है ना। ये सुना होगा आपने भी पढ़ा, तो ये दबंगों ने उनका घर जला दिया, इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं वो इन एरियाज में जो अनडेवलप्ड हैं वहाँ ज्यादा होती हैं। कास्ट और क्लास इनइक्वालिटीज ऐसी जगहों पर ज्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। Often it is thought that imparting knowledge of scientific farming method will improve the condition of Indian farmers। देखो, जब ये कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन को कैरी किया गया इंडियन सोसाइटी में, तो क्या हुआ कि यही एक विचार के साथ इसको कैरी किया गया होगा कि भाई इसको यूज करने के बाद जो इंडियन जो फार्मिंग मेथड है वो इम्प्रूव होंगे, जो कंडीशंस हैं इंडियन फार्मर्स की वो इम्प्रूव होंगी, है ना। लेकिन इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि जो इसको जो कह सकते हैं कि हमें जो इंडियन एग्रीकल्चर पे या फिर इंडिया में हम इसको थोड़ा
इसको धैर्य के साथ हमें मतलब इम्पोज करना चाहिए था। जो इकोनॉमी को की जो कंडीशन थी उसको अप करने की चक्कर में ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से लागू किया गया। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या चाहिए था उस टाइम पे कि जो इकोनॉमिक कंडीशन जो अंग्रेज थे वो खराब करके चले गए थे इंडिया की, उसको इम्प्रूव करना था, है ना। तो इसके चक्कर में ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि एक जल्दबाजी वाला वो हो गया, सिस्टम हो गया, है ना। We should remember that Indian farmers have been cultivating the land for centuries, much before the advent of the Green Revolution. और हम सब ये जानते भी हैं, है ना। और हमें ये ध्यान भी रखना चाहिए कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका क्या है, वो सेंचुरीज से क्या किस में वर्क करते, कल्टीवेशन ही करते आ रहे हैं, एग्रीकल्चर में ही उनका काम है, वो यही काम करते आ रहे हैं बरसों से, सदियों से, है ना। कि जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन से काफ़ी पहले, ग्रीन रेवोल्यूशन तो अभी 1960-70 में ही उसमें आया, संज्ञान में आया। इससे पहले ही लोग जो फार्मिंग तो बहुत सालों से, बहुत पहले से करते हुए आ रहे हैं जो फार्मर्स हैं, है ना। दे हैव वेरी डीप एंड एक्सटेंसिव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट द लैंड दे टिल एंड द क्रॉप्स दे सॉ। और जो उनके अपने ट्रेडिशनल मेथड, ट्रेडिशनल नॉलेज है किस चीज़ को लेके, क्रॉप को लेकर, है ना, कि किस तरीके से फसल उगाई जाती है, बोई जाती है, या फिर जो भी उनके ट्रेडिशनल मेथड हैं वो सारे, वो बहुत अच्छी तरीके से उनको एक डीप नॉलेज है ना, जो कि जनरेशन पास आउट होती थी, है ना। Much of this knowledge, like the many traditional varieties of seeds that were developed over the centuries by farmers, is being lost as hybrid. और जो उनके पास एक अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज थी किसको लेके, वैरायटी ऑफ सीड्स को लेके, जो कि वो सेंचुरीज से डेवलप करते आ रहे थे जो फार्मर्स थे, है ना। जो कि किसने खो दी, जो हाइब्रिड, जो कि उसकी जगह ले ली किसने, हाइब्रिड, जो HYVV जो उन्होंने सीड्स निकाले थे उन्होंने उसकी जगह ले ली। हाइब्रिड जो सीड्स थे उन्होंने उसकी जगह ले ली, और जो वो सिग्निफिकेंसी ट्रेडिशनल सीड्स की वो खो गई कहीं पर, है ना। हाई यील्डिंग एंड genetically modified varieties of seeds are being promoted as more productive and scientific. और जो वो हाई यील्डिंग जो सीड्स थे उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करके, है ना, उनको प्रमोट किया गया, है ना। और कहा गया जो ग्रीन रेवोल्यूशन को जो प्रमोट कर रहे थे उनका कहना था कि जो ये ट्रेडिशनल सीड्स हैं इनको ये इतने अच्छे नहीं है जितना ये हाई यील्डिंग जो है ना, ये मॉडिफाइड सीड्स हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, साइंटिफिकली वो ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। उससे जो प्रोडक्टिविटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। लेकिन उसमें क्या था, वो न्यूट्रिएंट जो थे, जो पहले ट्रेडिशनल सीड्स में पाए जाते थे, वो न्यूट्रिशंस उनमें नहीं थे, है ना। पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहले जो सब्जियों में आजकल क्या बहुत कहते हैं ना कि क्या रखा है, बिल्कुल जान नहीं है, पहले के लोगों में इतनी जान होती थी अब बिल्कुल नहीं है। वो सब क्यों है? क्योंकि सब कुछ तो हाइब्रिड हो गया, बीज तो हाइब्रिड हो चुके हैं, है ना। और फसलें देखो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी के चक्कर में कहते हैं ना कि इंजेक्शन लगा के जो लौकी हैं या फिर और सब्जियां उनको जल्दी से बड़ा कर लिया जाता है ना। तो यही सब कुछ, तो वहाँ उसमें जो सॉइल के जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो कैसे आएंगे, नहीं आते वो उसके अंदर, है ना। जो ट्रेडिशनल वे था जो एग्रीकल्चर का वो खत्म करके ग्रीन रेवोल्यूशन से जो ये नया ट्रेडिशन लाया गया, इससे जो न्यूट्रिशंस थे वो खत्म हो गए, है ना। In view of negative environmental and social impact of modern methods of cultivation that has been observed, a number of scientists as well as farmers movements now suggest a return to traditional. और इससे कितने सारे एनवायरमेंटल और सोशल इम्पैक्ट हम देख सकते हैं, है ना। इस मॉडर्न कल्टीवेशन के जो एनवायरमेंटल सोशल इम्पैक्ट हम देखते हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट और फार्मर्स ने इतने मूवमेंट्स अब चलाने शुरू किए हैं। किस चीज़ के लिए? बैक टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, है ना, बैक टू द ट्रेडिशनल वे, है ना।
इसलिए कि क्यों, क्योंकि वही जो था उसमें जो सीड्स थे उसमें न्यूट्रिशंस थे, उसके अंदर वो एनवायरनमेंट कंडीशंस के लिए यूजफुल थे। अब जितने भी पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज किए जाते हैं, ये जो सॉइल में जो न्यूट्रिशंस होते हैं उनको खत्म कर देते हैं, है ना। जो मिनरल्स होते हैं वो उनको खत्म कर देते हैं और एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है ना। मोर ऑर्गेनिक सीड्स एंड मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन. Many rural people themselves believe that hybrid varieties are less healthy than the traditional ones. देखो जो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे रूरल पीपल्स जो हैं वो बिलीव करते हैं कि जो हाइब्रिड वैरायटीज है सीड्स की वो लेस हेल्दी है ट्रेडिशनल से, है ना। जो ट्रेडिशनल सीड्स होते थे उनमें ज़्यादा वैरायटी होती थी, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एग्रीकल्चर था वो ज़्यादा हेल्दी था, किसके लिए, एनवायरनमेंट के लिए भी और लोगों के लिए भी। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी ऑफ सीड है वो इतना हेल्दी नहीं है ना। तो सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द impact of green revolution. So revise this topic, and if you have any query you can ask me. So today's lecture is over now. We will continue this chapter in the next class. Okay, Jai Hind, bye bye and take care.